नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का पार्ट अगला, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और नेवी डबल एसएसआर के लिए हेल्पफुल होगा। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बेस पे बनाया गया है जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। यानी कि जो हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, ये चारों प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन को हमें इस ब्लैंक स्थान पे फिल करना है, ठीक है, और करेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले कंडीशन बता देते हैं। देखिए पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड, ठीक है। तो देखिए हमारा यू जो है ना वो प्रोनाउन है और उसके बाद एंड आया हुआ है। तो देखिए कंडीशन ये होता है कि अगर दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो पहले वाला जो प्रोनाउन होता है वो तो नॉमिनेटिव केस में ही होता है, लेकिन जो दूसरे वाला प्रोनाउन होता है एंड के बाद जो प्रोनाउन आएगा, क्योंकि मैं इसलिए प्रोनाउन कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोनाउन ही पूछ रहा है, तो एंड के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। ये कंडीशन होता है कि जब भी दो प्रोनाउन एक साथ आए और बीच में एंड लगा हुआ हो तो पहले वाला तो नॉमिनेटिव केस में होगा ही होगा, लेकिन दूसरे वाला हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। और देखिए इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऐसा वर्ड है, यानी कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हमारा ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी देम, यही हमारा एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्टिव केस में। बाकी सी, दे एंड ही, ये तीनों जो है सब्जेक्टिव केस में यानी नॉमिनेटिव केस में है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसको अगर हम यहाँ पर रखते हैं देम, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए अगर देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर से होगा। हम इसकी हिंदी की बात करते हैं, इसकी हिंदी होगी कि उसमें और तुम में, तुम्हारे या उसके बीच में कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसकी हिंदी ये होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे कि सिलेक्ट द करेक्ट नाउन। देखिए पहले वाले में क्या पूछा था? प्रोनाउन, इसमें नाउन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस है कि द लायर हैज़ प्लेंटी ऑफ, मतलब कि वकील के पास भरपूर मात्रा में हैं, होते हैं, ठीक है। वकील के पास भरपूर मात्रा में क्या होते हैं? तो मुवक्किल होते हैं। और मुवक्किल की हिंदी क्या होती है? मुवक्किल की इंग्लिश क्या होती है? क्लाइंट। तो हमारा ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर वकील के पास, वकील की बात आए कभी भी तो ग्राहक के रूप में हमेशा हमेशा क्लाइंट का प्रयोग करते हैं। देखिए बाकी के जो 3 ऑप्शन है ना उनमें से उनका भी मतलब ग्राहक ही होता है, लेकिन वो स्पेशल किसी दूसरे चीज़ के लिए होता है। जैसे कस्टमर किसी दुकान के लिए होता है, बायर जो होता है हाकर्स के लिए होता है, यानी जो फेर लगाने वाले होते हैं उनके लिए होता है, यानी क्रिमिनल्स तो आपको पता होगा, अपराधी। तो हमारा जो ऑप्शन बी है क्लाइंट, यहाँ द लायर हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट, ऑप्शन बी के रूप में सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें अब क्या चाहिए? प्रीपोजिशन चाहिए। पहले वाले में नाउन है, प्रोनाउन चाहिए था, अब हमें प्रीपोजिशन चाहिए। तो चलिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं कि आई हैव नो हर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। आई हैव नो हर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब कि हमें प्रीपोजिशन चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तब से के अर्थ में चाहिए कि आई हैव नो हर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, मैं दूसरे वर्ल्ड वार के अंत तक मैं उसे जानता था, तब से मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी देखिए सिंस के रूप में यहाँ पर प्रयोग होगा। आई हैव नो, देखिए वर्ल्ड वार एक निश्चित समय में हुआ था और सिंस का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। तो सिंस निश्चित के लिए करते हैं, निश्चित। आपने पढ़ा होगा पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फार का प्रयोग, तो उसमें सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अर्थात निश्चित समय के लिए। तो सेकंड वर्ड वार निश्चित समय के लिए हुआ है ना, यानी एक निश्चित समय को डिनोट करा है सेकंड वर्ड वार। तो हमें सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर सही माना जाएगा। आई हैव नो हर सिंस द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, मैं उसे तब से जानता हूँ जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है। इसका ये हिंदी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सिलेक्ट द करेक्ट एडवर्ब। हमें क्या चाहिए? हमें इस वाले सेंटेंस में एडवर्ब चाहिए। तो हमारा सेंटेंस क्या है? सी हैज़, उसके बाद सीन दिस मूवी ट्वाइस। देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ना ऑलरेडी, यहाँ सी हैज़ के बाद ऑलरेडी का प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सीन दिस मूवी ट्वाइस मैंने 2 बार देख चुका है, पहले से ही। ऑलरेडी का अर्थ मतलब क्या होता है? ऑलरेडी का यहाँ पे अर्थ होता है पहले से ही। तो सी हैज़ ऑलरेडी सीन दिस मूवी ट्वाइस, मतलब कि वह पहले से ही इस मूवी को 2 बार देख चुका है, ठीक है। तो ऑलरेडी का मतलब पहले से होता है। देखिए हमारा क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट का मतलब शांत होता है। येट का मतलब, देखिए येट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वर्ड सेंटेंस निगेटिव होता है। जैसे जैसे ये होता है कि सी हैज़ नॉट सीन दिस मूवी ट्वाइस, और अंत में येट का प्रयोग होता है, ठीक है। येट ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के अंत में आता है, बीच में कभी भी नहीं आएगा। और ये जो होता है वो ऑलरेडी के निगेटिव के अर्थ में होता है, क्योंकि देखिए हम अगर सी हैज़ ऑलरेडी का प्रयोग करें और इसको निगेटिव में चेंज करने के लिए कहें तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि सी हैज़ नॉट ऑलरेडी सीन दिस मूवी ट्वाइस, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इसका नेगेटिव हम कभी भी बनाएंगे तो येट लगा कर ही बनाएंगे कि सी
हैज़ सीन दिस मूवी ट्वाइस येट। मैंने मतलब इसका यह हुआ कि वह अभी तक इस मूवी को फिल्म को नहीं देखी है। चलिए ऑप्शन का मतलब तो प्राय होता है, यानी बार बार होता है। तो हमारा तो आंसर मिल ही चुका है ऑलरेडी ऑप्शन ए के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इन चारों में से कोई एक ऐसा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो सही स्पेलिंग में लिखा हुआ है, मैं उसकी हिंदी बताऊंगा। देखिए हमारा जो ऑप्शन ए है जक्सटेपोजिशन, तो यही हमारा आंसर जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, क्योंकि जक्सटेपोजिशन का मतलब होता है निकटता, और ये पार्ट सब से नाउन है, और बाकी के BCD ये तीनों गलत है। चलिए इसका आंसर तो हमें मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। अब इसमें क्या चाहिए हमें वर्ब चाहिए। हमने प्रीपोजिशन ज्ञात किया, एडवर्ब ज्ञात किया, प्रोनाउन ज्ञात किया, नाउन ज्ञात किया, अब हमें वर्ब चाहिए। तो हमारा वर्ब, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। बस स्टॉप्ड बट द कार, उसके स्टॉप द बस स्टॉप्ड बट द कार, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद स्टॉप फुल स्टॉप है। तो 4 ऑप्शन है कैन, डिड, कुड एंड नॉट। देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये स्टॉप्ड लिखा हुआ है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट में है। तो अगर ये पास्ट में है तो हमें यहाँ पर जो चाहिए, अगर वर्ब है तो वो भी पास्ट में ही चाहिए। तो कैन जो है और डिड जो है ये दोनों पास्ट में नहीं है, ये होते हैं पास्ट तो है, लेकिन ये डिड तो पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई सेंटेंस का अर्थ ही नहीं बैठता, क्योंकि डिड का प्रयोग हमेशा निगेटिव के साथ आता है और यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है नहीं। ठीक है, और कैन का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कैन प्रेजेंट में प्रयोग होता है, सकना के अर्थ में प्रेजेंट में प्रयोग होता है, ना कि पास्ट में। बचा हमारे पास क्या, कुड और कुड नॉट। तो देखिए मैं एक और कंडीशन बताता हूँ जिससे आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। देखिए बट एक ऐसा वर्ड है जो निगेटिव सेंस के साथ आता है, मतलब नकारात्मक सेंस के साथ आता है। ठीक है, मतलब जब भी आएगा वो अपने साथ निगेटिव वर्ड लेकर आएगा ही आएगा। तो हमारे अब C&D में किस में कौन सा है जिसमें निगेटिव वर्ड है? देखिए कुड नॉट ऑप्शन डी हमारा कुड नॉट निगेटिव वर्ड के साथ आया है, तो यहाँ पर हमारा कुड नॉट ही होगा आंसर में। द बस स्टॉप्ड बट द कार कुड नॉट स्टॉप। ठीक है, इसलिए, और इसकी हिंदी बात करें कि बस तो रुक गया लेकिन कार नहीं रुक सका। ठीक है, इसकी ये हिंदी होगी। मैंने क्या बताया था कि बट कभी भी हम आएगा तो नेगेटिव सेंस के साथ आएगा, या तो पहले नेगेटिव वर्ड आ जाए या तो बाद में नेगेटिव वर्ड आ जाए। तो यहाँ पर बाद में नेगेटिव वर्ड आ रहा है, कुड के साथ नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा और यही करेक्ट भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, चूज द वन वर्ड फॉर चॉइस। अब वन वर्ड तो आ गया, तो आपको पता होगा कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। मतलब इसका यह होगा कि वह जो किसी भी कार्य को सिर्फ शौक के रूप में करता है, खुशी के रूप में करता है, उसको व्यावसायिक तौर पे नहीं करता, बस मज़े के लिए करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करें तो किसका करेंगे? इसका एक स्पेशल वर्ड होता है एमेच्योर। देखिए हमारा ऑप्शन डी है एमेच्योर। तो इसका अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमारा ऑप्शन डी के रूप में यहाँ पर सही होगा, एमेच्योर यानी शौकीन के रूप में। चलिए एक जाने वाली वर्ड है नॉइस। देखिए नॉइस का मतलब होता है नौसिखिया, जो किसी भी चीज़ को नया नया भी सीख रहे हो उसके लिए नॉइस का प्रयोग करते हैं। और एथलेट का मतलब होता है व्यायामी, यानी जो आप व्यायाम वगैरह करते हो ना उसके लिए एथलेट का प्रयोग करते हैं। धावक को भी एथलेट ही बोलते हैं। चलिए प्रोफेशनल का मतलब आपको पता ही होगा, प्रोफेशनल का मतलब व्यावसायिक होता है। और एमेच्योर तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर है ही, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है कि आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, मतलब हमें एंटोनिम्स चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इसकी हिंदी मुझे बतानी पड़ेगी, मतलब कि विपरीत अर्थ वाला। देखिए हमारा वर्ड जो है मोनोलॉग है। ठीक है, मोनोलॉग की बात करें तो मोनोलॉग का मतलब होता है स्वागत भाषण। यानी कि अगर कोई आपके यहाँ पे आया है कोई नेता वगैरह, तो अगर उस जो शुरुआती भाषण दिया जाता है स्वागत के रूप में, तो उसको मोनोलॉग बोला जाता है, मोनोलॉग। चलिए इसके हमें एंटोनिम्स चाहिए, तो एंटोनिम्स हमारा क्या होगा? आंसर के रूप में हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि देखिए मोनोलॉग क्या होता है, शुरुआती बात होती है, और डायलॉग जो होता है जो बीच में आप बातें करते हो ना उसके लिए डायलॉग ऑप्शन डायलॉग की कहते हैं। जो बीच में जो आप वार्तालाप कर रहे हो उसके लिए डायलॉग का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा एंटोनिम्स के रूप में। यानी कि ये शुरुआती भाषण है और ये बीच वाली बात जो होती है उसको डायलॉग बोला जाता है। चलिए हम ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी कि जो आप कहानी शुरू कर रहे हो, यदि आप कोई कहानी लिख रहे हो उसकी शुरुआती जो 2-4 लाइन होती है उसको प्रस्तावना बोला जाता है। ठीक है, चलिए ईपीलोग की बात करें तो ईपीलोग का मतलब होता है उपसंहार। मतलब जो कोई कहानी लिख रहे हो आप और अंत में जो 4 या 5 का एंड लाइन होता है जिससे कि आप कहानी का अंत करो, तो उसको ईपीलोग बोलते हैं। डायलॉग तो आपको पता ही होगा, डायलॉग का मतलब वार्तालाप होता है। और कैटलॉग का बता दूँ तो कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र बनाना या तालिका बनाना। ठीक है, यानी टाइम टेबल उसका कैटलॉग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। और वर्ड क्या है हमारा, काज्ड। ये काज्ड का मतलब क्या होता है, कारण होता है या कार्य होता है।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए ऐसा वर्ड है ब्रॉट अबाउट, जिसका मतलब होता है कार्य या कारण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन काज का ऑप्शन ए ब्रॉट अबाउट यहाँ पर आंसर ग्रुप में सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें इस वाले सेंटेंस में क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए, यानी कि जो ये जो 4 ऑप्शन है ये प्रीपोजिशन है और हमें इसमें इससे कोई एक यहाँ पर करेक्ट फिल करना है। ठीक है, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस 1965। अगर आपने पढ़ा हुआ तो सेंटेंस को पढ़ के ही पता कर लेगा कि ये सेंटेंस किस चीज़ में है, यानी किस फॉर्म में है, किस टेंस में है। तो देखिए हैव बीन का प्रयोग किया हुआ है और वर्ब का एनजी फॉर्म लगा हुआ है, यानी फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और 1965 आप देख रहे हो तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो डायरेक्ट ही आपको पता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, डायरेक्ट टिक करो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सिंस के रूप में से होगा। चलिए इसको हम फिल करके पढ़ते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1965, मतलब कि हम इस घर में 1965 से रह रहे हैं। ठीक है, इसकी ये हिंदी होगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड जय हिंद।